हाँ जी, तो हाइड्रोजन कर रहे थे हम। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं हम हाइड्रोजन की। कलरलेस होती है, डायमैग्नेटिक, विस्कस लिक्विड है। अगर आप घर में देखी भी होगी, जो सॉल्युबल इन ईथर है और ये ब्लू सी टिंज मारती होती है अल्कोहल, इट गिव्स ब्लू टिंज इन थिक लेयर्स, इट कॉजेज ब्लिस्टर्स ऑन स्किन एंड बिटर इन। अगर आपकी स्किन पे ज़्यादा कंसनट्रेटेड H2O2 पड़ जाए तो ये ऑक्सीडाइज कर देगी, तो उसमें क्या था, आपके ब्लिस्टर्स हो जाते हैं। स्पेसिफिक रेटिव 1.45 है और हाई स्पेसिफिक यानी कि डेंसिटी उससे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर, क्योंकि इसमें इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गर है, जो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग्स। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इतना है जो कि वाटर से तो लेस है, और जो कि डाइल्यूशन से क्या करता है, इंक्रीज करता है, इसलिए ये सॉल्वेंट की तरह यूज़ करी जा सकती है। ठीक है। H2O2 पर स्टेबल नहीं होता है इतना जल्दी, डिकम्पोज कर जाता है इनटू H2O एंड O2। ठीक है जी। और इसी के ऊपर कंसेप्ट स्ट्रेंथ के ऊपर क्वेश्चन भी आते हैं, वॉल्यूम स्ट्रेंथ के ऊपर, वो हम न्यूमेरिकल अगले लेक्चर में करेंगे। इस रिएक्शन को कैटलाइज कैसे, डिकम्पोजिशन कैसे कैटलाइज होती है। कोई मेटल के आयंस पड़े हों, जैसे फाइनली डिवाइडेड मेटल्स लाइक गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर, MnO2। ठीक है। और एसिड्स अगर पड़े हों तो वो इसको रिटार्ड करते हैं, इसकी डिकम्पोजिशन को। फॉर एग्जांपल H3PO4, एस्टेनाइट एल्कोहल्स, और आपका स्टेनेट्स, पैराग्लोल भी डाल लो। ठीक है। अल्कोहल डालोगे तो रिटार्डेशन हो जाएगी इसकी डिकम्पोजिशन की। एसिडिक नेचर, अब भाई साहब दो क्या बोल सकते हैं, दो दो H पॉजिटिव दे सकते हैं। ठीक है। अल्टीमेटली पेरोक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करेगा। बट एक्वा सोल्यूशन इस, अगर प्योर H2O2 लोगे तो वो करेगा ब्लू लिटमस, अगर एक्वा सोल्यूशन ले लोगे वो न्यूट्रल होगा। ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है जी। अब देखो, रिएक्ट्स विद अल्कली, दो तरह के सॉल्ट्स बन सकते हैं। ठीक है जी। या तो आपके हाइड्रोपेरोक्साइड्स बन सकते हैं, ये हाइड्रोपेरोक्साइड होगा, ये पेरोक्साइड होगा। अब NaOH डाला H2O2 के अंदर, ये पेरोक्साइड बन गया। बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन में बेरियम पेरोक्साइड बन गया। सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन लगाई तो ये क्या हो गया, ये एसिड का काम कर रहा है, तो यहाँ से क्या बनेगा, सोडियम पेरोक्साइड H2O और कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी। ठीक है। ये एसिड बेस रिएक्शन ही है, यानी कि आप एसिड को कार्बोनेट्स पे डालते हो तो ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, सॉल्ट बनता है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर, अब क्योंकि देखो पेरोक्साइड में ऑक्सीजन के ऊपर, दो ऑक्सीजन के ऊपर दो नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि एक ऑक्सीजन के ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हुआ। आपको पता है ऑक्सीजन 0 और ऑक्सीजन -2, मैक्सिमम -2 हो सकता है। ठीक है। अभी इंटरमीडिएट स्टेट में है, तो ये यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है और रिड्यूसिंग एजेंट भी एक्ट कर सकता है। इट कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। एसिडिक मीडियम में ये बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, जिसको ऑक्सीडेंट बोलते हैं। ठीक है। एसिडिक मीडियम इट इज़ वेरी गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जबकि बेसिक मीडियम में इट एक्ट एज रिडक्टेंट। ओके। अब ये देखो, कहता है जी एसिडिक मीडियम में अगर डालोगे H2O2 तो दो H पॉजिटिव, एसिडिक में H पॉजिटिव होगा, वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन लेके इसको H2O को इसमें कन्वर्ट कर देगा, दो H पॉजिटिव के जुड़ के, यानी कि दो वाटर मॉलिक्यूल बन गए। और अगर बेसिक मीडियम हुआ तो ये H2O2 हो गया, इसमें क्या डाला हुआ, OH नेगेटिव डाला हुआ, दो इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस, दो इलेक्ट्रॉन आ गए, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, तीन OH नेगेटिव बन जाएंगे। ठीक है जी। H2O2 इज़ वेरी मोर पावरफुल ऑक्सीडेंट इन एसिडिक मीडियम। अगर आपने इसकी ओवरऑल रिएक्शन को इंटरप्रेट करना है, ऐसे डिकम्पोजिशन कर रही है, H2O2 डिकम्पोजिंग टू H2O एंड ऑक्सीजन, ये इसकी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। रिएक्शंस देख लेते।
देखो इसने करा, ये डिकम्पोज कर गया H2O और ऑक्सीजन में, ये करेगा, ये ऑक्सीजन अब लेड सल्फाइड को लेड सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और जो लेड के जो पुराने पेंटिंग्स होते हैं उनका कलर रिस्टोर करने में हेल्पफुल होता है, क्यों? क्योंकि जब धीरे धीरे वो टार्निश हो जाती है, ब्लैक हो जाती है लेड सल्फाइड, लेड की जो पेंटिंग्स होती हैं वो ब्लैक हो जाती है, क्यों? क्योंकि उनके ऊपर जो है लेड सल्फाइड की लेयर बन जाती है, ब्लैक कलर का होता है लेड सल्फाइड। जब ये रिएक्शन अगर आप H2O2 के साथ उसको ट्रीट करोगे तो उसका कलर दोबारा से रिस्टोर हो जाएगा, कोई लेड सल्फाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लेड सल्फेट में। ओवरऑल रिएक्शन 4 ऑक्सीजन चाहिए, 4 ऑक्सीजन यहीं से आना, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, रिएक्शन ऐड करके लिख दो, ठीक है जी। द रिएक्टेंट दिस रिएक्शन इज यूज्ड इन रिस्टोरिंग वाइट कलर ऑफ ओल्ड लेड पेंटिंग्स विच have blackened due to the formation of lead sulfide by the action of H2S present in air, ठीक है। वो लेड सल्फाइड कैसे बनता है, जो H2S एयर में प्रेजेंट होती है उसकी वजह से, ठीक है जी। और ये एक तरह का टेस्ट भी होता है किसके लिए, H2O2 के लिए। क्या आप लेड सल्फाइड में पेपर लेके आओ, वो ब्लैक कलर का होगा, जब उसको H2O2 के साथ ट्रीट करोगे तो आपका ये ब्लैक कलर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, वाइट हो जाएगा। इसका मतलब जो गिवन केमिकल था वो H2O2 था। सल्फाइड को सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, सोडियम सल्फाइड को सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट कर दिया फॉर एग्जांपल, नाइट्राइड्स को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। पोटाशियम आयोडाइड को में से आयोडाइड को इसमें कन्वर्ट कर दिया आयोडीन में, और QH बन गया, ठीक है जी। आर्सेनाइड्स को आर्सेनेट्स में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। सोडियम आर्सेनाइड को सोडियम आर्सेनेट में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी, ओके। अब आपका फेरस आयंस को फेरिक आयन में कन्वर्ट कर देगा एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में इसका उल्ट कर देगा, ये इसको फेरिक आयन को फेरस सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, देखना। H2S एसिडिक मीडियम में फेरस को फेरिक में कन्वर्ट करता है, बेसिक मीडियम फेरिक को फेरिस में कर देता है। H2S को क्या करता है सल्फर में, क्योंकि इसमें S नेगेटिव है, H2 नेगेटिव है, ऑक्सीडाइज कर दिया सल्फर में। फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में, सेम रिएक्शन किस में होगा, क्या बोलते हैं, बेसिक मीडियम में उल्टा रिएक्शन, फेरिसाइनाइड को फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है जी। फेरोसाइनाइड को फेरिसाइनाइड में कन्वर्ट कर दिया एसिडिक मीडियम में। फॉर्मिक एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा, फॉर्मेल्डिहाइड में, फॉर्मेल्डिहाइड को फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है जी। 2 मॉलिक्यूल फॉर्मेल्डिहाइड के हुए तो आपका 2 ऑक्सीजन इसके पास चल जाएंगे, हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगी, इसकी रिडक्शन होगी, इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है जी। अब क्या करेगा, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड प्रेजेंट, क्रोमियम हाइड्रोक्साइड को क्रोमियम 3 सॉल्ट्स को क्रोमियम 8 में कन्वर्ट कर देगा 6 में, ठीक है जी। येलो कलर का सोल्यूशन होता है इसका, फॉर्मिंग येलो सोल्यूशन ऑफ सोडियम क्रोमेट बेसिक मीडियम में। क्रोमियम हाइड्रोक्साइड जो कि बेसिक मीडियम में प्रेसिपिटेट हुआ होगा, उसको अगर H2O2 के साथ ट्रीट करोगे तो सोडियम क्रोमेट में चेंज हो जाएगा, जिसका कलर क्या होगा, येलो होगा। अब देखो फेंटन्स रिएजेंट में फेरस Fe2 पॉजिटिव आयन में H2O2 क्या करता है, बेंजीन से क्या बनाता है, फिनोल बना देता है। फेंटन्स रिएजेंट मर्करी टू मर्क्यूरिक ऑक्साइड, ठीक है जी। ब्लीचिंग एक्शन, अब क्या करता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो भाई साहब ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन छोड़ता है तो ब्लीचिंग एक्शन कॉज कर सकता है, वुल सिल्क आइवरी कॉटन एयर वगैरह एटसेट्रा की, ठीक है जी। हाँ जी, पोटाशियम एसिडिफाइड पोटाशियम डाइक्रोमेट को ये किस में कन्वर्ट करता है, CrO5 में, ब्लू कलर आ जाता है उससे, ठीक है, विच इज़ अनस्टेबल। बट ये CrO5 बनता है किसमें, ईथर में। इसमें ये रिएक्शन किस में होना चाहिए, ईथर में, क्योंकि ये एक्वा सोल्यूशन में अनस्टेबल होता है, एसिडिक मीडियम में अनस्टेबल होता है। अगर एसिडिक मीडियम हुआ तो CrO5 डिकम्पोज कर जाएगा इनटू पोटाशियम डाइक्रोमेट,
सॉरी पोटाशियम डाइक्रोमेट नहीं, सॉरी पोटाशियम डाइक्रोमेट रिएक्शन क्रोमियम सल्फेट, क्रोमियम सल्फेट। ठीक है जी। ये जो रिएक्शन आपने देखा है कि H2SO4 डाला, क्रोमिक एसिड को उसने ऑक्सीडाइज कर दिया इनटू CrO5, उसका ब्लू कलर आएगा, CrO5 का ब्लू कलर होता है, और बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ये आपने, ठीक है। और ये क्या करता है, पर पेरोक्साइड ऑफ, इसको बोलते हैं क्रोमियम पेरोक्साइड, दिस इज कॉल्ड क्रोमियम पेरोक्साइड, डिकम्पोजिंग टू क्रोमियम सल्फेट एंड ऑक्सीजन। एसिडिक मीडियम में ये क्या करेगा, क्रोमियम सल्फेट और ऑक्सीजन छोड़ देगा। ठीक है जी। अब ये आपने याद रखना, ये रिएक्शन एक्चुअली रिएक्शन कभी कभी सीधा लिख देगा कि इसको इसमें डाला एसिडिक मीडियम में, अगर आप H2O2 डालोगे पोटाशियम डाइक्रोमेट पे तो वो आप क्रोमियम सल्फेट बनता है, पोटाशियम सल्फेट बनता है और वाटर बनता है। ठीक है जी। अल्टीमेट रिएक्शन यही हो जाता है। ये बीच वाला होता है, अगर ये ईथर में रिएक्शन हुआ तो तब CrO5 बनता है, ब्लू कलर का कॉम्प्लेक्स बोला हो तो फिर CrO5 आंसर आएगा आपका। ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट का कलर ऑरेंज, और अब क्रोमियम सल्फेट जब ये रिएक्शन हो जाता है तो वो क्या होता है, ग्रीन हो जाता है। ये भी टेस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं H2O2 के लिए। रिड्यूसिंग नेचर, अब कहता है इट एज ए मोर इफेक्टिव इन अल्कलाइन मीडियम, दो एच पॉजिटिव, दो ऑक्सीजन और दो इलेक्ट्रॉन निकल के ये रिडक्शन में हेल्पफुल होंगे। और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीजन एजेंट भी हेल्प करता है कहाँ पे, अल्कलाइन मीडियम में। ओवरऑल रिएक्शन लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, 2H2O ऑक्सीजन O2। ठीक है जी। H2O2 के पास एक ऑक्सीजन आया, H2 और ऑक्सीजन, ये देखो इसने ऑक्सीजन ले ली और किसी की क्या हो जाएगी, रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है। सिंपल रिएक्शन आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है जी। ओजोन इज रिड्यूस टू, ओजोन में से ऑक्सीजन उतार के इसको दे दो, ऑक्सीजन बन जाएगी। सिल्वर ऑक्साइड में ऑक्सीजन उतार के सिल्वर बन जाएगा। ये ओवरऑल रिएक्शन आपने ये लिखते जाना साथ में, H2O2। मैंगनीज मैंगनस 2 सॉल्ट्स में कन्वर्ट कर देंगे एसिडिक मीडियम में। ठीक है जी। ऑक्सीजन इधर दे दो और आपका क्या बन गया भाई साहब, मैंगनस सल्फेट। लेड डाइऑक्साइड को लेड मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट कर देगा, ऑक्सीजन इधर दे दो। ठीक है जी। ठीक है। लेड, रेड लेड, इसको रेड लेड बोलते हैं। ठीक है जी। 2 प्लम्बस सॉल्ट्स इन नाइट्रिक एसिड। ठीक है जी। ठीक। इट क्या बोलते हैं, Cl2 को अगर इसकी अगर रिडक्शन करनी है तो ये HCl बन जाएगा। ठीक है जी। ब्रोमीन के साथ भी सेम ही रिएक्शन होता है। ठीक है जी। अगर आप ओवरऑल रिएक्शन रिप्रेजेंट करना चाहते हो कि आपने क्या करा है, फॉर एग्जांपल Cl2 के अंदर वाटर डाला है, HCl और HCl, अब ये ऑक्सीजन किसको दे दो, H2O2 को दे दो, ये H2O2 बन गया। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये H2O, ये H2O कट गया, तो ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ये HCl कट गया। अब क्या बन गया, Cl2 प्लस H2O2 गिव्स HCl प्लस O2। सेम रिएक्शन ब्रोमीन के साथ भी हो जाएगा। अब KMnO4 को कलर को डीकलराइज कर देगा, क्यों, क्योंकि उसको भी कर देगा, रिड्यूस कर देगा इनटू मैंगनीज Mn2 सॉल्ट्स। KMnO4 से Mn2 पॉजिटिव सॉल्ट्स बन गए एसिडिक मीडियम में, खुद ऑक्सीडाइज हो गया। ठीक है जी। इस पर्पल कलर डिस्चार्ज कर दिया हम, ये भी टेस्ट की तरह यूज हो सकता है फॉर व्हाट, क्या नाम है, फॉर H2O2। आगे, इट रिड्यूसेस पोटाशियम फेरिसाइनाइड टू पोटाशियम फेरिसाइनाइड इन अल्कली मीडियम, अल्कली मीडियम में इसको रिड्यूस कर देगा। एसिडिक मीडियम में ये इसको इसमें कन्वर्ट करता था, बेसिक मीडियम में ये फेरिसाइनाइड को फेरोसाइनाइड में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। हाइपोहेलाइड्स, इसमें से ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, हाइपोहेलाइड्स टू हेलाइड्स, NaCl बन गया। ठीक है जी। ठीक है। पोटाशियम डाइक्रोमेट को किसमें, क्रोमियम सल्फेट में कन्वर्ट कर देगा, एसिडिफाइड। इसका करंट ऑरेंज, इसका करंट ग्रीन, तो टेस्ट की तरह यूज हो सकता है। ठीक है। अगर ईथर में रिएक्शन लगाओ तो CrO5 बनता है, पहले ही बोल चुका हूँ। ठीक है जी। एज रिजल्ट द ऑरेंज कलर ऑफ पोटाशियम डाइक्रोमेट चेंजेस टू ग्रीन। आगे, ये बैलेंसिंग आपको रिडॉक्स रिएक्शन की आती है, वहाँ से ये सब इक्वेशंस बैलेंस हो जाएंगे। आप देखो प्रोडक्ट क्या क्या बन रहे हैं। ठीक है जी। आगे क्या आ रहा है,
एडिशन रिएक्शंस, अब आपको पता है H2O2 का करेगा, अगर डालोगे अल्कीन्स में तो ग्लाइकोल्स बन जाते हैं। अब यूसेस, एक्वा सोल्यूशन ऑफ H2O2 इज़ यूज्ड एज जर्मीसाइड वगैरह, एंटीसेप्टिक फॉर वुंड्स। आपने घर में देखा होगा जब कहीं पे एंटीसेप्टिक यूज़ कर रहा था, H2O2 कट लग जाए तो उसको वॉश करते हैं H2O2 से, ब्लीचिंग एक्शन, बैक्टीरिया वगैरह किल हो जाएंगे। ब्लीचिंग एजेंट फॉर वूल, हेयर एंड अदर सॉफ्ट मटीरियल्स, प्रिजर्वेटिव फॉर मिल्क एंड वाइन, फ्यूल फॉर रॉकेट्स, सबमरीन्स एंड टॉर्पीडोज। ठीक है जी। इन रिफ्रेशिंग ओल्ड पेंटिंग्स, ये लेड सल्फाइड की रिएक्शन। ठीक है जी। डिटेक्शन ऑफ क्रोमियम 3 पॉजिटिव, इज इट ओके। मेटल आयंस, एंटी क्लोर, क्योंकि क्या करता है, क्लोरीन को रिमूव करता है। ठीक है, फ्रॉम एंड हाइपोक्लोराइट, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एंटी क्लोर। 30% H2O2 पर हाइड्रोल होता है जो विच इज यूज एज एंटीसेप्टिक एट होम्स। ठीक है जी। टेस्ट फॉर H2O2, एन एसिडिफाइड सोल्यूशन ऑफ पोटाशियम टाइटेनियम सॉल्ट व्हेन ट्रीटेड विद एच येलो और ऑरेंज कलर टाइटेनिक एसिड बन जाता है, फॉर्मेशन ऑफ पर टाइटेनिक एसिड। ठीक है जी, ये पर टाइटेनिक एसिड बन जाता है। टाइटेनियम 2 सॉल्ट्स को किस में कन्वर्ट कर दिया, 6 में। टाइटेनियम की वैलेंसी 6 हो गई, 4 से 6, 4 से 6, 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज, ऑक्सीडेशन होगी। इट लिबरेट्स आयोडीन फ्रॉम पोटाशियम एटम, जो कि ब्लू कलर देगी स्टार्च के साथ। इट डीकलराइज पोटाशियम पर मैंगनेट H2O2 की मतलब इसका ऑरेंज कलर से ग्रीन कर देती है। या अगर ईथर में लिया तो ब्लू कलर बन जाएगा ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ क्रोमियम पेरोक्साइड। ठीक है जी। फिल्टर पेपर विच इज ब्लैक विद ब्लैक स्टेन ऑफ लेड सिल्वर बट ब्रिंगिंग कंटेक्ट विद H2O2 सोल्यूशन टर्न वाइट, ये तो मैंने पहले बताया था आपको। ठीक है, ये टेस्ट हो गया H2O2 के लिए। स्ट्रक्चर 2 स्ट्रक्चर बताए गए हैं H2O2 के लिए। एक ये कि H2O जैसा स्ट्रक्चर है, ऑक्सीजन ऐसे लगा हुआ है, इसको बोलते हैं कि किंगेट्स फार्मूला। और ये जो आपका ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, बियर्स फार्मूला। ठीक है जी, ये ज़्यादा अच्छा स्ट्रक्चर है क्योंकि ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करता है, कुछ प्रॉपर्टीज़ को ये एक्सप्लेन करना है, इसलिए इनकी टॉटोमेरिक बोलिए कि टॉटोमेरिज्म हो रही है। अब अगर आपने इसकी ऑक्सीजन एक्शन एक्सप्लेन करना हो तो ये ऑक्सीजन है जो कि रिलीज़ हो सकती है, तो ऑक्सीजन एजेंट के लिए ऑक्सीजन एक्शन के लिए एक्सप्लेन हो सकता है। और अगर तो वीक एसिड है, ठीक है, 2H निकलेंगे। अब देखो कहता कुछ, अब इस कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। एक तो ऑक्सीजन एजेंट इसकी इस स्ट्रक्चर से एक्सप्लेन हो सकती है, उससे भी एक्सप्लेन हो जाएगी, इससे भी एक्सप्लेन हो सकती है। दूसरा, वीक एसिड की प्रॉपर्टी भी है, इस किंगरेट्स फार्मूला से एक्सप्लेन हो सकती है। और आपका क्या हो सकता है, कहता जी अगर जो ये रिएक्शन जो है, कहता है इथाइल सल्फेट की रिएक्शन लगाई H2O2 के साथ, तो आपका अगर ये वाला स्ट्रक्चर होता तो ये क्या बन गया, इथर डाइथाइल ईथर बन गया। आगे इसकी रिडक्शन करोगे जिंक एसिटिक एसिड के साथ, ये ऑक्सीजन निकल जाएगा, डाइथाइल ईथर बनना चाहिए था, बट इसका आंसर इथेनॉल आता है। क्या आता है, इथेनॉल। डाइथाइल सल्फेट को अगर H2O2 डालो तो इथाइल कोल बनती है, ये नहीं बनता। तो इसका मतलब वो इस फॉर्मूले से एक्सप्लेन हो सकता है। बी ये फॉर्मूला क्या एक्सप्लेन कर सकता है ओपन बुक लाइक, यानी कि यहाँ से H निकल सकता है, यहाँ से 2H निकल सकता है, डाई बेसिक एसिड है, ये एक्सप्लेन होता है। ठीक है जी। पेरोक्साइड बन सकता है, हाइड्रोपेरोक्साइड बन सकते हैं। ठीक है, अगर आप इथीन के साथ रिएक्शन लगाओगे तो 2H2O2, एक OH इधर लग गया, एक OH इधर लग गया, ये बन गया आपका ग्लाइकोल। ठीक है जी। वही अगर डाइथाइल सल्फेट की रिएक्शन लगाओगे तो ये OH लग गए एक एक इथाइल ग्रुप को। अब यहाँ टूटेगा, जब जिंक एसिटिक एसिड डाल दोगे तो आपका क्या बन जाएगा, इथेनॉल बन जाएगा। ठीक है, एक्चुअल रिएक्शन यही है। H2O2 के अंदर अगर H2O2 को अगर आप डाइथाइल सल्फेट के अंदर डालते हो तो इथेनॉल बनती है। H2O2 ईल्ड्स क्या बोलते हैं, अगर आप क्लोरोसल्फोनिक एसिड के साथ रिएक्शन लगाओगे, ठीक है जी, तो ये क्या निकले यहाँ से, अरे पर डाइसल्फ्यूरिक एसिड बन जाएगा, पर ऑक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सारी रिएक्शन, कुछ रिएक्शन को वो एक्सप्लेन करा, इसलिए बोलते हैं टॉटोमेरिज्म हो रही है इन दो स्ट्रक्चर्स के बीच में। ठीक है जी। और स्ट्रक्चर क्या है, H2O2 का एक्चुअली बीएस फॉर्मूला का स्ट्रक्चर ये होता है कि वो ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर है।
तो जब बुक खुली कितने एंगल पे हुई है, बुक एंगल कितना है 94 डिग्री 94 डिग्रीज, और ये जो HO बॉन्ड कितना है जी 97 डिग्रीज। ठीक है जी, ठीक है। अब देखो, अब अगर आपको पूछे क्रिस्टलाइन स्टेट में और वेपर फेस में दोनों का स्ट्रक्चर क्या है, H2O2 का स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है थोड़ा थोड़ा एंगल में, और बॉन्ड लेंथ में, ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ में और OH बॉन्ड लेंथ में अंतर आ जाता है जब वो क्रिस्टलाइन स्टेट में होता है या गैस फेस में होता है। ठीक है जी, फ़र्क होता है, एंगल्स में भी फ़र्क होता है। ठीक है, बुक एंगल में और इसमें। ठीक है जी। अब देखो गैस फेस में क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ को अगर R1 से डिनोट करें और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ को R2 से डिनोट करें, ठीक है यहाँ पे, और ये बुक एंगल को θ1 और ये जो HO बॉन्ड को θ2 से डोनेट करें, तो देखो ये आपको याद करने पड़ेंगे। गैस फेस में याद करना कि क्योंकि हम लोन पेयर हैं तो ये बॉन्ड लंबा होगा, अगर ये बॉन्ड लंबा है तो ये बॉन्ड क्या होगा, छोटा। ठीक है जी, क्रिस्टलाइन फेस में, गैस फेस में R1 अगर 147.5 है तो R2 कितना है 95 पिकोमीटर। अगर आप इसकी यही दो चीज़ों की क्रिस्टलाइन फेस में करोगे, R1 छोटा होगा, R2 बड़ा होगा। देखो R1 98.5 हो गया और R2 145 हो गया। ठीक है, ये लेंथ लंबी हो गई। ठीक है, और अगर R1 लंबा था यहाँ पे तो आपके यहाँ पे θ2 बड़ा होगा, θ1 छोटा होगा। R1 बड़ा है तो आपका θ1 भी बड़ा है, θ1 बड़ा है 111.5 और θ2 92.4.6। यहाँ पे गैस फेस में 1 जिनके पैर में लिखा होता है ऑक्सीजन लेंथ, और आपका ये बुक एंगल बड़ा है। ठीक है जी, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। देखो यहाँ पे R1 छोटा था तो आपका ये जो एंगल है ये 90s में आ गया, और ये आपका 101.9 हो गया। ठीक है, ये वैल्यूज़ अगर आप क्रैम कर सकते हो तो क्रैम करनी पड़ेंगी भाई, कुछ नहीं इसका ऑल्टरनेटिव। ठीक है जी, ठीक है जी। गैस फेस में ऑक्सीजन लेंथ लंबी है और HO एंगल भी बड़ा होता है देन दी बुक एंगल। ठीक है जी, आप ये देख सकते हो। अब स्ट्रेंथ के ऊपर जो क्वेश्चन है वो हम लेक्चर में करेंगे, यहाँ पे नहीं करेंगे। कंसंट्रेशन के ऊपर क्वेश्चन आता है न्यूमेरिकल, वो अलग से ही करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आगे हम देख लेते हैं हाइड्राइड्स, सब न्यूमेरिकल्स है, न्यूमेरिकल्स अगले नेक्स्ट लेक्चर में अलग से देख लेंगे। हाइड्राइड्स, हाइड्राइड क्या होता है, जिसमें जनरली हाइड्राइड किसके लिए यूज़ करना चाहिए टर्म, जिसमें H नेगेटिव आयन हो। बट बहुत तरह के हाइड्राइड होते हैं, एक तो आपका आयनिक हाइड्राइड्स जो कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल और कुछ लैंथेनॉइड्स बनाते हैं, ये ग्रुप 1, ग्रुप 2 और लैंथेनॉइड्स बनाते हैं। बट लैंथेनॉइड्स के जो हाइड्राइड्स होते हैं वो स्टोक्योमेट्रिक नहीं होते, मतलब उनका ऐसे फार्मूला ऐसे नहीं होता MX2 MH2 MH, ऐसे सीधा फार्मूला नहीं, तो पॉइंट्स में होता है। ठीक है, नॉन स्टोक्योमेट्रिक होता है। ठीक है, तो इसलिए उनको हम किस में डाल देते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स में डाल देते हैं। किसमें डाल देते हैं, मेटालिक हाइड्राइड्स। और कोवलेंट दूसरे हाइड्राइड्स कौन से, कोवलेंट हाइड्राइड और तीसरे मेटालिक और चौथे पॉलीमेरिक। कोवलेंट हाइड्राइड किसके बनेंगे, नॉन मेटल्स के। ठीक है जी, मेटालिक हाइड्राइड्स D ग्रुप बनाता है, इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, और पॉलीमेरिक हाइड्राइड्स एंड कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड कुछ एलिमेंट्स के लिए नोन होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स मतलब लिथियम अल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह। ठीक है जी, और कुछ हाइड्राइड्स ऐसे हैं जो कि किसी भी कैटेगरी में हम नहीं डाल सकते। ठीक है जी, उनको इंटरमीडिएट हाइड्राइड्स बोलते हैं। आयनिक हाइड्राइड्स, दीज आर हाइड्राइड्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ हैविंग लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इतना these are alkali, alkaline earth metal, some lanthanoids. In these hydrides, hydrogen accept electrons from combining element and exists H negative. ठीक है जी, जैसे लिथियम की हाइड्रोजन के साथ लिथियम हाइड्राइड, ये अल्कली मेटल कोई भी, सोडियम पोटाशियम, बाकी सोडियम पोटाशियम इतने टेम्परेचर में करते हैं 200 डिग्री कम पे करता है। लिथियम को टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए होता है क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन मूव कराना आसान काम नहीं, साइज छोटा है। ठीक है जी, आपका कैल्शियम, बेरियम और स्ट्रॉन्शियम भी हाइड्राइड बनाता है। ठीक है जी, बेरिलियम और मैग्नीशियम के हाइड्राइड क्या होते हैं, पॉलीमेरिक हो जाते हैं। ठीक
ठीक है। अब इनका साइज इसके छोटा है इसलिए हाई टेम्परेचर चाहिए एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, ठीक है। और जनरली प्रॉपर्टीज़ देख लो आयनिक हाइड्राइड्स की, आर जनरली वाइट और लाइट ग्रे, वाइट ही होते हैं, ठीक है। इनके सॉस नॉर्मल देयर मेल्टिंग पॉइंट्स आर हाई बट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्राइड, ठीक है जी। अब लिथियम हाइड्राइड के मुकाबले बाकी सारे डिकम्पोज कर जाते हैं, क्यों? क्योंकि भाई साहब आपको पता हाइड एच का साइज़ छोटा है, लिथियम हाइड्राइड स्टेबल होगा जबकि डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी डिक्रीज करे। क्यों? ये छोटा है और ये छोटा है, इसके साथ अपने छोटे छोटे बंदे के साथ यारी होगी, ठीक है ना, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। दीज आर स्टोकियोमेट्रिक कंपाउंड्स, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, ठीक है जी। डिफरेंट हाइड्रेट्स का डिफरेंट स्ट्रक्चर सॉलिड स्टेट में। आप ऐसे ये फार्मूला किसके NaCl जैसे फार्मूला बन रहे हैं तो ये सारे रॉक सॉल्ट स्ट्रक्चर होगा। MgH2 जो अल्कलाइन अर्थ मेटल का वो ब्रूटाइल लाइक स्ट्रक्चर होगा। और आपका कैल्शियम हाइड्राइड वगैरह ये डिस्टॉर्टेड PbCl2 टाइप स्ट्रक्चर होगा। मैग्नीशियम हाइड्राइड का रूटाइल लाइक स्ट्रक्चर। डेंसिटी, अब इनकी डेंसिटी हाई होती है। क्यों डेंसिटी हाई होती है? क्योंकि भाई साहब ये जो क्या करता है, जो एम्प्टी स्पेसिस होती हैं सॉलिड्स में, वहाँ आके H- बैठ जाता है इनके अंदर, ठीक है जी, आयनिक हाइड्रेट्स। और ये लैटिस को डिस्टर्ब नहीं करता। लैटिस डिस्टर्ब नहीं हुआ, जितने बॉन्ड पैरामीटर से पहले उतना ही रहे, यानी कि वॉल्यूम उतना ही है, बट उसमें अब मास बढ़ गया तो इसलिए इसकी डेंसिटी हायर होती है। डेंसिटी ऑफ दिस हाइड्राइड इज ग्रेटर देन प्योर मेटल एज H- आयन ऑक्यूपाई होल इन द लैटिस ऑफ द मेटल विदाउट डिस्टॉर्टिंग द मेटल लैटिस, ठीक है जी। जबकि इंटरस्टिशियल हाइड्राइड जो आप पढ़ोगे, मेटालिक हाइड्राइड, उसमें डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है क्योंकि वो एक्सपैंड कर जाता है। डी ब्लॉक के हाइड्रेट्स में डेंसिटी डिक्रीज करती है, ठीक है जी। इंटरस्टिशियल हाइड्रेट की बात करो, मेटालिक हाइड्रेट जिनको बोलते हैं। प्रेजेंस ऑफ H- आयन, आप क्या करते हैं, कैसे पता चला इनमें H- आयन है? कि भाई साहब आप इलेक्ट्रोलिसिस करोगे तो एनोड पे आपको क्या मिलेगी? H2 मिलेगी। स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रही है, देख लो डाउन द ग्रुप। क्यों डिक्रीज? मैंने बोला छोटे की यारी छोटे के साथ। आयनिक हाइड्राइड्स हैव क्वाइट हाई हीट ऑफ फॉर्मेशन, वैसे स्टेबल होते हैं। ऑन मूविंग डाउन द ग्रुप द स्टेबिलिटी डिक्रीज विच में बी एट्रीब्यूटेड पुअर ओवरलैप बिटवीन द रिलेटिवली लार्ज स्मॉलर 1s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन एंड लार्ज s ऑर्बिटल ऑफ हैवियर मेटल्स, ठीक है जी। द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द ये नीचे दिया गया और टेम्परेचर बताए गए। एक्शन ऑफ एयर, अगर एयर डालोगे तो भाई साहब ये किसमें ऑक्सीडाइज हो जाएगी। दे आर ऑक्सीडाइज्ड बाय एयर, सम बर्न स्पॉन्टेनियसली एट रूम टेम्परेचर। एक्शन ऑफ वाटर, वाटर डालोगे H- देगा, H- देगा, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी बाहर, हाइड्रोक्साइड्स बन जाएंगे। और द हाइड्रोलिसिस इज हाईली एक्सोथर्मिक एंड मे बी एक्सप्लोसिव एज एच। अब ये पानी डालोगे तो H2 निकली और एक्सोथर्मिक रिएक्शन है तो फायर भी लग सकती है, ठीक है। दिस, और ये फायर क्या कहते हैं, एक्सटिंग्विश नहीं करी जा सकती भाई साहब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। क्यों? क्योंकि ये उसको ऑक्सीडाइज कर रिड्यूस हो जाती है। एज इट इज रिड्यूस, कार्बन डाइऑक्साइड इज रिड्यूस्ड बाय द हॉट मेटल हाइड्राइड। इसलिए इसको, अगर आप जो हाइड्राइड्स की वजह से जो आग लगी है उसको सैंड से बुझाना, कार्बन डाइऑक्साइड से नहीं बुझाना। समझ लग गई? एक्शन ऑफ अदर कोई और जो H- जैसे एसिडिक एसिड जिसमें अल्कोहल डाली तो यहाँ से भी निकल गया, अमाइड्स बन गए। ये आपका क्या बन गया भाई साहब? सॉल्ट बन गया, लिथियम क्लोराइड सॉल्ट्स बन गए। रिड्यूसिंग एक्शन, अब H- दे सकता है तो रिड्यूस कर देगा कार्बन मोनोऑक्साइड को फॉर्मिक एसिड में, फॉर्मेट्स में, कार्बन डाइऑक्साइड को भी फॉर्मेट्स में, ठीक है जी। सल्फर डाइऑक्साइड को आपका भाई सोडियम सल्फाइड में, ठीक है जी। लेड सल्फेट को लेड सल्फाइड में, ठीक है जी। ऑक्सीजन लेके चला गया यहाँ से, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, ठीक है। Fe3O4 को आयरन में, ठीक है जी। साइलेन को साइलाइल क्लोराइड को किस में कन्वर्ट कर देगा जी भाई साहब? आपका साइलेंस में। एसिड को किस में कन्वर्ट कर देगा? अल्कोहल्स में, ठीक है जी। खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये लिथियम ऑक्साइड बन गया साथ में, यहाँ से सोडियम क्लोराइड बन सकता है, या ये वाटर बन गया, ये यहाँ से ये अब कैल्शियम है, ये ऑक्सीजन यहाँ पे चला गया, ये ऑक्साइड बना, ये लेड सल्फाइड बन जाएगा। कैल्शियम वाटर बनेगा तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है जी। यहाँ से आपका क्या बन जाएगा भाई साहब? अब इसको किसमें, सोडियम सल्फोसल्फाइड में कन्वर्ट करना, रिड्यूसिंग एक्शन। अब फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स,
कहता है जी एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन लगाओगे लिथियम, तो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है जी। अगर बोरेन्स में डालोगे सोडियम हाइड्राइड को इन ईथर, तो आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड बनेगा। ये रिएक्शन आप बोरेट्स के साथ भी कर सकते हो। ट्राई मिथाइल बोरेट के अंदर अगर डाल दोगे सोडियम हाइड्राइड, तब भी आपके पास सोडियम बोरोहाइड्राइड ही बनेगा। ठीक है जी। ये H नेगेटिव। अब आपका मान लो 3 मिथाइल को हलवाने के लिए वहाँ से फिर H चला गया बोरोन के ऊपर, तो ये सॉल्ट बन गया, सोडियम मिथॉक्साइड बन गया साथ में। और ये आपको पता है बड़े अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं, आपने ऑर्गेनिक में पढ़े हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और सोडियम बोरोहाइड्राइड। दीज कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स आर ऑल्सो स्पेसिफिक रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है। कहता है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स को कहता है अगर आप नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन लगाओगे तो नाइट्राइट तो बनेगा, साथ में हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, नाइट्राइट्स बनेंगे और अल्कली अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्राइड्स और लिथियम हाइड्राइड ये नाइट्रोजन के साथ कंबाइन करें। हाइड्राइड्स ऑफ लैंथेनॉइड्स आर कंसिडर्ड एज आयनिक ओइंग टू देयर हाई हीट ऑफ बट देयर नॉन स्टोकियोमेट्रिक लैंथेनॉइड का। ठीक है, प्लेस दैम विद मेटल हाइड्राइड। आयनिक हाइड्राइड इज यूज्ड एज सॉलिड फ्यूल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है जी। नेक्स्ट आ गए आपके कॉम्प्लेक्स और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। ये आपके पी ब्लॉक बनाएंगे, कोवलेंट और मॉलिकुलर हाइड्राइड्स। ये आपके पी ब्लॉक वाले एलिमेंट, दीस हाइड्राइड्स मेनली फॉर्म बाय पी ब्लॉक एंड बाय सम एस ब्लॉक या बेरिलियम और मैग्नीशियम के कंपाउंड। कोवलेंट होगा, साइज छोटा है। ठीक है जी। नोबल गैस तो बनाएगी नहीं हाइड्राइड्स, क्योंकि नोबल गैस रिएक्ट थोड़ा करती हैं। दीज हाइड्राइड्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रीट कोवलेंट मॉलिक्यूल्स हेल्ड टुगेदर बाय वीक वाटर और जनरली क्या होते हैं, गैसेज होते हैं, कुछ लिक्विड भी होते हैं, कुछ सॉलिड भी होते हैं। बस जनरली इनको इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट होगा लो होगा। ठीक है। अब ये कहता है जी दिस डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि अब आयनिक नहीं तो कंडक्ट नहीं करेंगे। एंड द जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, ये इनका जनरल फार्मूला है, क्लियर लिख देते हैं, MHN। N है ग्रुप नंबर फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स और MH8 माइनस N, वेर N इज ग्रुप नंबर, N इज द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वही दिस जनरेशन इज नॉट वैलिड फॉर बोरोन फैमिली। बोरोन में भाई वो क्या बोलते हैं, डाइबोरेन वगैरह काफ़ी सारे बोरेन्स बन जाते हैं, तो इसलिए वो ये फार्मूला वहाँ आप जनरेशन नहीं लगा सकते। अब नॉर्मल के अगर जितने भी ये आपके कोवलेंट हाइड्रेट्स हैं उनके नाम के एंड पे एन लगा सकते हो। जैसे ये फॉस्फीन जो को फॉस्फेन भी बोलते हैं, वाटर को ऑक्सीडेन भी बोलते हैं, अमोनिया को एजेन भी बोलते हैं। ठीक है जी। एजा कंपाउंड एजेन, ऑक्सीडेन, फॉस्फेन। और स्टेबिलिटी ऑफ कोवलेंट, अब डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगी स्टेबिलिटी एज एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। ये तो पता ही है क्यों, क्योंकि छोटे बंदे की छोटे बंदे के साथ ही आ रही। ठीक है जी। मेथड ऑफ प्रिपरेशन डायरेक्ट कॉम्बिनेशन। अमोनिया कैसे बनते हो, हेबर्स प्रोसेस। ठीक है जी। नेट और आपका वाटर इलेक्ट्रिक स्पार्क पास कर दो, डायरेक्ट सनलाइट में रिएक्शन लगा दो, HCl बनता है, H2 और X2 की। ठीक है जी। हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन के साथ सल्फर को गर्म किया, H2S बन गया। दूसरा ठीक है जी, कार्बाइड्स के ऊपर कहता है जी कार्बाइड्स और नाइट्राइड्स के ऊपर वाटर डाल दो, ये HCl एसिड की भी डाल दो तब भी सेम रिएक्शन हो जाएगा। ऐसे एल्यूमिनियम कार्बाइड के ऊपर डालते हो तो यहाँ मीथेन बनती है। कैल्शियम कार्बाइड से एसिटाइलिन बनती है। नाइट्राइड मैग्नीशियम नाइट्राइड से अमोनिया बन जाती है। ठीक है जी। ये साथ में हाइड्रोक्साइड तो बनेंगे, एसिड बेस्ड रिएक्शन है। चलो मैग्नीशियम बोराइड में डाल दिए, यहाँ पे क्या होगा, मिक्सचर ऑफ बोरेन बन जाएगा। मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा और साथ में मिक्सचर ऑफ बोरेन। ठीक है जी। एल्यूमिनियम का वही मीथेन और एल्यूमिनियम क्लोराइड, यहाँ से क्या बन जाएगा भाई साहब, फेरस क्लोराइड H2S। ठीक है जी। मिक्सचर ऑफ साइलेंस बन जाएंगे और यहाँ पे फॉस्फेन बन जाएगा और कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा। एसिड बेस रिएक्शन हुआ। ठीक है। रिडक्शन ऑफ हेलाइड्स, अब हेलाइड्स की ये H नेगेटिव इसको देगा, ये बोरेन बन गया। ठीक है जी। एल्यूमिनियम क्लोराइड लिथियम क्लोराइड बाहर निकल गया। अब यहाँ साइलेन बन गया, लिथियम क्लोराइड एल्यूमिनियम क्लोराइड बाहर निकल गया। रिडक्शन ऑफ ऑक्सो एसिड्स, आर्सेनिक एसिड
अब ये आर्सेनिक एसिड का सोडियम बोरोहाइड आर्सीन बन जाएगा, ठीक है जी। साथ में आपका बोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड बाहर निकल गया। टाइप्स ऑफ कोवलेंट हाइड्राइड को हम ना 3 कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, जो ग्रुप 13 वाले बनाएंगे, ठीक है, जिनमें कि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हुआ। इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज, मतलब जितने अकॉर्डिंग टू वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स पूरा है, दे आर नॉट इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, नॉट इलेक्ट्रॉन, ना उनके ऊपर लोन पेयर है, जैसे कि ग्रुप 14 के हो गए, ठीक है जी। टेट्राहेड्रल शेप एंड एमएच बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस फ्रॉम कार्बन टू बोरो, नीचे नीचे आते आते बॉन्ड लेंथ इंक्रीज करती है, ठीक है जी। और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, ये पॉलीमेरिक होते हैं, ठीक है जी। बोरेनल बनाना बॉन्ड्स, ठीक है जी। 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन जाता है इनके अंदर। इलेक्ट्रॉन रिच हाइड्राइड्स, ये आगे ग्रुप 15 के, 16 के, 17 के, जिनके ऊपर लोन पेयर भी होता है, ठीक है जी। अमोनिया, एच फॉस्फेट, H2S, HF, HCl एक्सेट्रा। और इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, ठीक है। मेटालिक और इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स, ये कौन ना डी ब्लॉक वाले, ठीक है जी। ग्रुप 7 से 9 तक आपको पता है कोई भी हाइड्राइड नहीं बनता, तो इसलिए इसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप, ठीक है जी। बाकी बना रहे हैं। These hydrates are formed by D and F block elements with electronegativity. These hydrates are usually non-stoichiometric and these hydrates have properties similar to those of the parent metal. इनकी प्रॉपर्टीज पेरेंट मेटल के साथ मैच करती है, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड मेटेलिक हाइड्राइड, ठीक है जी। अब हाइड्रोजन क्या करेगा, इंटरस्टिशियल साइड ऑक्यूपाई कर लेगा, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड इंटरस्टिशियल हाइड्राइड, इसलिए इसका नाम इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स भी है। आपके आयनिक हाइड्राइड्स में भी ऐसा ही होता था, बट वहाँ, ठीक है, सेलाइन हाइड्राइड्स में। However, it is not certain whether the interstitial hydrogen is spelled H or H negative with delocalized electron. ये नहीं पता कि H हाइड्राइड कैसे। हाइड्राइड्स ऑफ यूरोपियम ytterbium are stoichiometric, are unusual क्योंकि stoichiometric and they are ionic hydrates and are stoichiometric unlike the hydrates of the other lanthanoids. पूछ क्वेश्चन आ सकता है कि किन लैंथेनॉइड्स का हाइड्राइड्स जो है वो स्टोक्योमेट्रिक है, वो है आपका यूरोपियम एंड ytterbium। ग्रुप 7 से 9 तक तो कोई भी हाइड्राइड नहीं बनता, इसलिए उसको बोलते हैं हाइड्राइड गैप, ठीक है। अब ये जो क्या बोलते हैं मेटालिक हाइड्राइड, दे आर हार्ड, हैव मेटालिक क्लस्टर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड हैव मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। कोवलेंट हाइड्राइड कंडक्ट नहीं करते थे, ठीक है, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं। इनकी डेंसिटी लोअर होती है फ्रॉम द मेटल्स फ्रॉम विच दे आर फॉर्म्ड बिकॉज इंटरस्टिशियल एक्सपैंड मेटालिक, ये बोला था मैंने। सेलाइन हाइड्राइड्स में डेंसिटी बढ़ती है, मेटालिक हाइड्रेट्स में डेंसिटी कम होती है जब हाइड्रेट बनता है, ठीक है जी। बनाना कैसे है, दिस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग द मेटल इन H2 और बाय इलेक्ट्रो डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोजन ऑन द मेटल यूज्ड एज कैथोड। लूज हाइड एंड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स, ठीक है जी। अब ये क्या बोलते हैं एसिडिटी, कम अगर आपने कंपेयर करनी हो विद इन पीरियड तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं, ये उसकी बात हो रही है किसकी, कोवलेंट हाइड्राइड की। डाउन द ग्रुप एसिडिटी क्या करती है, इंक्रीज करती है। वहाँ पे हम साइड, अगर आप देखो लेफ्ट टू राइट पीरियड में एसिडिक करेक्टर कंपेयर कर रहे हो, तो आप देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे जैसे एलिमेंट की बढ़ेगी एसिड स्ट्रेंथ इंक्रीज करेगी। अगर डाउन द ग्रुप आपने देखना है तो आप H और मेटल एलिमेंट का बॉन्ड लेंथ देखो, क्या देखो डाउन द ग्रुप क्या देखते हैं, बॉन्ड लेंथ। एज बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस एसिड स्ट्रेंथ भी करेगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। आपको पता है जर्मेनियम हाइड्रोजन बॉन्ड लंबा होगा तो ज़्यादा अच्छा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ, ऐसे ही आपको पता है। पॉलीमेरिक और कम्प्लेक्स हाइड्राइड आर फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैविंग इलेक्ट्रोनाइट, जैसे बेरिलियम, एल्यूमिनियम, इंडियम, कॉम्प्लेक्स लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड वगैरह एक्सेट्रा, which are known to exist are SN2H6, hydrazine, hydrazoic acid, P3H5,
AS3H5 H2S3 H2S4, ये क्या होगा, सल्फाइड्स ही हैं भाई साहब। 1 2 3 4, लास्ट में H2 लगे होंगे, यहाँ पे भी ऐसे ही। H2S5 में भी ऐसे ही होगा, लास्ट में H लगे होंगे, बीच में सल्फर, लास्ट में H लगे, लास्ट वाले H के ऊपर H लगे होंगे, बीच में सल्फर ठोकते जाओ, ठीक है जी। H2O3, उसके बाद आपका क्या आ गया, क्या बोलते हैं, P3H5 AS3H5 हाइड्राजोइक एसिड, हाइड्राजीन, SN2H6, ठीक है। अब आ गया हाइड्रोजन इकोनॉमी, यूज़ ऑफ हाइड्रोजन एज फ्यूल, ये वही हाइड्रोजन फ्यूल सेल्स की बात हो रही होगी, ठीक है जी। ये अब देख लेते हैं, लेक्चर लंबा आ जाएगा कि नहीं, रोक लो। हाँ जी, आपको पता भाई पेट्रोलियम ख़त्म होता जा रहा है, तो हाइड्रोजन को अगर अब आपको ऑल्टरनेट फ्यूल ढूंढने की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। और हाइड्रोजन से बेटर फ्यूल शायद ही कोई हो, क्योंकि हाइड्रोजन की कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है, ठीक है जी। और प्लस अगर इसको बर्न भी करोगे तो पोल्यूशन भी नहीं होगा, ठीक है, ठीक है। अगर बर्न करोगे ज़्यादा से ज़्यादा क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन को अगर आग लग जाएगी, हाइड्रोजन को अगर जलाओगे, बर्न करोगे, तो वाटर ही बनेगा, और क्या बनेगा भाई। तो वाटर पोल्यूशन थोड़ा कॉज करता है, ठीक है जी। और हाउ स्मॉल अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में बी फॉर्म ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ठीक है जी। नीड्स एंड मेथड यूज इन हाइड्रोजन इकोनॉमी, हाँ जी। नीड्स क्या है इकोनॉमी में, हाइड्रोजन यूज इन हाइड्रोजन इकोनॉमी। अब हाइड्रोजन को फ्यूल बना के यूज़ करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि भाई साहब हाइड्रोजन की प्रोडक्शन कॉस्ट, अभी तक ऐसा कोई मेथड डेवलप जिससे हाइड्रोजन चीपली बनाई जा सके, ठीक है जी। तो अगर आप करो तो इलेक्ट्रोलिसिस कर लो वाटर की, जस्ट O2, बट वहाँ पे भी क्या होता है, क्या करते, कॉस्ट काफ़ी हाई हो जाती है, ठीक है। और इसे चीपर मेथड की ज़रूरत है। तो एक वे है कि थर्मल एनर्जी से आप H2O2 को ब्रेक कर सको H2 एंड ऑक्सीजन में, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे है कि अगर आप आयरन को डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट में यूज़ करो, ठीक है जी, ये साइकिल आप रिपीट कर सकते हो। देखो FeCl2 अगर वाटर के साथ हीट करोगे 500 डिग्री पे, तो इसको Fe3O4 बनेगा, और साथ में आपका हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी, ठीक है जी। अब ये जो आपका Fe3O4 बना है, इसको क्लोरीन के साथ ट्रीट कर दो इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो वापस आपका फेरिक क्लोराइड बन गया 100 डिग्री पे, और आपका वाटर ऑक्सीजन निकल गया, H2 भी निकल गई, ऑक्सीजन भी निकल गई, ठीक है। अब ये जो फेरिक क्लोराइड है इसकी रिडक्शन कर दो 300 डिग्री सेंटीग्रेड इंटू FeCl2, ठीक है। अब ये दोबारा यूज़ कर लो, ठीक है। ओवरऑल रिएक्शन क्या हो गया, FeCl3 यहाँ बन रहा था, इसको यहाँ से काट दो, FeCl2 यहाँ यूज़ हुआ, इसको यहाँ से काट, ओवरऑल H2O की डिकम्पोजिशन हो रही है इंटू H2 एंड O2। अगर अब अगर H2 बन भी जाए, ऊपर से आपको पता है हाइड्रोजन को अगर ट्रांसपोर्ट करने की प्रॉब्लम, फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या आ जाती है, आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन चीपली मेथड वी नीड टू ट्रांसपोर्ट हाइड्रोजन, क्योंकि अब बड़े बड़े सिलेंडर्स के में इसकी, क्योंकि इसका वेट बहुत कम था, जो इस चीज़ को कैरी करते हैं सिलेंडर्स, उनका वेट खुद का बड़ा ज़्यादा होता है। इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन गैसेज हाइड्रोजन लार्ज है इंटेलिजेंट, सो इट मे बी ट्रांसपोर्टेड इन लिक्विड स्टेट। हाइड्रोजन हैज़ वेरी लो बॉइलिंग पॉइंट, मस्ट बी कूल्ड एट फॉर लीक, सो अगेन इट विल बी वेरी कॉस्टली टू मेंटेन सच अ लो टेम्परेचर। अनदर वे ऑफ स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्ट, वही आपका क्या बोलते हैं, हाइड्राइड्स की फॉर्म में ट्रांसफ़र कर दो, ठीक है जी। मे बी इन द फॉर्म ऑफ विच आर क्वाइट स्टेबल एंड हैव हाई स्टोरेज कैपेसिटी एंड will react, example 10 liter hydrate will react with lithium which having 4.3 ml, ओके, हाइड्रोजन। लिथियम हाइड्राइड को अगर पानी में डाल दोगे तो भाई साहब का क्या हो जाएगा, यहाँ से लिथियम हाइड्रोक्साइड बन गया, हाइड्रोजन निकल गया। दिस हाइड्रेट सॉलिड एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड इजीली। मैनी मेटल्स हैव हाई कैपेसिटी टू ऑब्जॉर्व हाइड्रोजन, और पता ही है आपको प्लेटियम वगैरह, फॉर एग्जाम्पल लैंथेनम कैन absorb 7 moles of hydrogen per mole at room temperature and 2.5 atmosphere,
The safest way to use hydrogen as fuel is to use H2 in production of electricity and device used as fuel cell. Fuel cell आपने पढ़ा हुआ है. In fuel cell, chemical energy is converted into electrical energy. ठीक है जी. आगे हमारा टॉपिक आ गया फ्यूल सेल. आगे फ्यूल सेल में क्या होगा भाई साहब, जो रिएक्शन होगी क्या बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ H2O की, वो यूज़ करते हैं टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इन फ्यूल सेल H2O2 combines with each other where H2 is oxidized at anode. ठीक है जी. एंड O2 is reduced at cathode. Do not react. डायग्राम बनी हुई है फ्यूल सेल की. यहाँ पे हाइड्रोजन या ऑक्सीजन. ठीक है जी. हाइड्रोजन ऑक्सीडाइज हो गई है, ऑक्सीडेशन नोड पे होती है, और आपका रिएक्शन कहाँ पे होता है, कैथोड पे. पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग निकल. पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड कंटेनिंग निकल एंड निकल ऑक्साइड किसका काम करती है, कैथोड का. निकल ऑक्साइड. ओके. और बीच में जो इलेक्ट्रोलाइट क्या होगा आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड मोल्टन बेस. ठीक है जी. द सेल कंटेन पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स. दोनों को पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड्स हैं. अगर एक में सिर्फ जिसमें निकल डाला है वो क्या ऐड करेगी, एनोड का काम करेगी, और जिसमें निकल के साथ निकल ऑक्साइड डाला है वो कैथोड का काम करेगी. विद मेटल कैटलिस्ट इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग ऑफ हॉट एक्वस KOH एंड मोल्टन NH2CO3. द फ्यूल्स and the oxidizing agent does not react directly but instead flow into separate cell compartment. Where H2 is oxidized as node, the overall reaction is simply the conversion of hydrogen and oxygen to water. हाइड्रोजन चार हाइड्रोक्साइड से react करके 4 इलेक्ट्रॉन, वही वाटर की जो होती है इलेक्ट्रोलिसिस की इक्वेशन वही है बस. हाइड्रोजन 4 OH लेके 4 वाटर 4 इलेक्ट्रॉन. अब ये 4 इलेक्ट्रॉन जो छूटे हैं ये ऑक्सीजन को रिड्यूस करेंगे जाके, वहाँ पे 4 OH नेगेटिव बन जाएंगे. ये क्या आ गए अल्टीमेटली देखो, ये 4 OH नेगेटिव 4 OH नेगेटिव कट गए. ये आपका 2H2O, यहाँ से 2H2O कट के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिव्स 2H2O. ओके. अगर आपने कार्बोनिक तो H2 प्लस CO3 will give H2 and carbon dioxide 2 electrons. These 2 electrons will reduce क्या oxygen and this it will convert into बेसिक मीडियम में क्या हो जाएगा भाई सब कार्बोनेट्स बनेंगे. यहाँ पे कार्बोनेट कट गया. ओवरऑल रिएक्शन क्या है कि H2 एंड ऑक्सीजन कंबाइंस टू गिव वाटर. ये आपको ओवरऑल रिएक्शन है फ्यूल सेल का. फ्यूल सेल आर वेरी एफिशिएंट एंड about 75 bonds bond energy is converted into electricity. अब इसके अभी भी क्या है कि इसको चीप बनाना बड़ा डिफिकल्ट है. नो डाउट हाइड्रोजन इज बेस्ट ऑल्टरनेटिव बट हाइड्रोजन एज फ्यूल इज वेरी डेंजर, नीड्स अटेंशन. द स्टोरेज ऑफ मिक्सचर वेरी रिस्की. हाइड्रोजन फ्लेमेबल भी है. इन स्पेस शटल चैलेंजर एक्सप्लोजन अकर इन फ्यूल टेकिंग टैंक कंटेनिंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन. ठीक है जी. अब ये मेरे ख्याल से लास्ट टॉपिक है, फ्यूल सेल ख़त्म हो गया है. ठीक है जी. तो चैप्टर अब इसके बाद हम क्या करेंगे, वो स्टैम्प्स वाले क्वेश्चन कर लेंगे. थैंक यू.